तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को देख लिया था। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है ना बच्चों, कि इसके पद को विमुक्त कैसे करते हैं, यानी पदों से इसको हटाते कैसे हैं। और उसके बाद देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से आखिर हटाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं, जिसमें वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण, यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या है, सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। और ये संसद के दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात इसको हटाया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका 2/3 बहुमत से पास प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास प्रार्थना के रूप में भेजती है, तभी वह आदेश करके न्यायाधीश को हटा सकता है। यानी दोनों सदनों से पास होने के पश्चात वह जो है राष्ट्रपति जी के पास जाता है, और राष्ट्रपति जी जब इस पे साइन कर देते हैं तब क्या होता है, तब वो जज जो है, अपने न्यायाधीश जो है वो अपने पद से हट जाता है या इस्तीफा जो है वो दे देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2 फैक्ट है, इसको देख लेते हैं कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कौन थे, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो आइए देखते हैं ये कितने दिनों तक जज रहे। ये जज रहे 2696 दिनों तक, ठीक है ना। 2696 दिनों तक ये जज रहे, और अब तक के भारतीय इतिहास में सबसे अधिक समय तक जो है सुप्रीम कोर्ट के ये जज रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश। आप सबसे कम समय वाला देख लेते हैं, इसमें कौन है, कमल नारायण सिंह थे, ठीक है ना। कमल नारायण सिंह ये कितने दिन रहे हैं, ये रहे 17 दिनों तक, सबसे कम समय तक ये रहे हैं कमल नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि सेवा मुक्त होने के बाद वो किसी भी अधिकारी, न्यायालय, कोर्ट, किसी में भी वह दोबारा प्रैक्टिस जो है या जजमेंट जो है वो नहीं कर सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति को लेकर दिल्ली के अतिरिक्त भी, ठीक है, दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की क्या कर सकता है, बैठकें बुला सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही ऐसा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, अपने मन से वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब तक वो 2 स्थान कौन से हैं जिसमें बैठकें बुलाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो भारत में 2 स्थान हैं, कौन सी, हैदराबाद और श्रीनगर। हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें बुलाई गई थी, ठीक है ना। तो इस बैठक को बुलाने के लिए भी राष्ट्रपति की परमिशन लेनी आवश्यक रही होगी। चलिए बच्चों अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट को आखिर कौन कौन से पावर दिए गए हैं जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही शक्तिशाली और वर्चस्वशाली बन जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या है कि भारत संघ अथवा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद होगा वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, ठीक है ना। भारत का भी हो सकता है और राज्यों का भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी में सेकंड पॉइंट देखते हैं कि एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है ना, एक राज्य या एक राज्यों के अधिक से बीच विवाद जो है ये भी हमारा सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ठीक है ना। जैसे कावेरी वाला जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है काफी लंबे समय से, ये सारा पॉइंट जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपीली क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। अब अपीली क्षेत्राधिकार में कौन कौन से पॉइंट आते हैं कि देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय जो है वो क्षेत्राधिकार जो है न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। इसे भारत के सभी हाई कोर्टों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, यानी हाई कोर्ट के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं उस जजमेंट के खिलाफ, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब ये जजमेंट 3 तरह का हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट जजमेंट होगा संवैधानिक, दूसरा होगा दीवानी और तीसरा होगा फौजदारी।
संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, इन तीनों के खिलाफ जो है अपीली क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद या हाई कोर्ट से डिसीजन लेने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में हम कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ठीक है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में राष्ट्रपति के अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व या विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श जो है वो मांग सकता है। ठीक है ना, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, यानी अनुच्छेद 143 के तहत जो है परामर्श जो है सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, परामर्श मांग तो सकता है, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, वह स्व विवेक से उस परामर्श पे अप्लाई कर सकता है या उसको खारिज जो है या मना जो है वो कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानेगा ही मानेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 147 के अनुसार ये सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह खुद के द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है ना, क्या कर सकता है, पुनर्विचार जो है वो कर सकता है, तथा यदि उचित समझे तो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। यानी खुद के दिए हुए आदेश पर पुनर्विचार के साथ साथ उस आदेश को क्या कर सकता है, बदलाव भी वो कर सकता है। ये किस में आता है, यह आता है पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभिलेख न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय भी माना जाता है, क्योंकि इसके तमाम सारे अभिलेखों का यूज जो है अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में किया जाता है समय समय पर। चलिए इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है, अर्थात न्यायालय के सभी निर्णयों या रिकॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, न्यायालयों के सभी निर्णय या रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है ना, अभिलेख के रूप में इसको सुरक्षित जो है वो रखा जाता है, इस अभिलेख निर्णय या रिकॉर्डों को। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है कि मौलिक अधिकारों का क्या है, रक्षक है। अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें मिला है, जिसके तहत हम दुनिया भर के अपील कर सकते हैं, ये सारा का सारा अपील जो है अनुच्छेद 32 के तहत हम कर सकते हैं, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या है, संरक्षक है। तो बच्चों इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है यहीं समाप्त होता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नमस्कार।